हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो हम कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 2 वालों का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है 24-25 का इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशंस भी मैं करती चलूंगी। ठीक है। इसके अलावा जो पेडागोजी स्पेशल क्लासेस मैंने ली हुई हैं, टोटल 10 क्लासेस हैं, आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। वहाँ उन जो कॉमन टॉपिक्स हैं फॉर ऑल पेडागोजी सब्जेक्ट्स, वो मैंने वहाँ पर क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्लास के लिए भी वो 10 जो आपके पेडागोजी के टॉपिक्स हैं वो यहाँ ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि उनसे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। तो इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियोस मैं बना पाऊँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है यहाँ पर आपका। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें आपको 75 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और 75 मार्क्स ही आपका क्वेश्चन पेपर का मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार बताना चाहूंगी कि जो लोग भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए नोट्स परचेज करना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट learn2teachhub.com पर जाके पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। एक मिनिमम सी फीस है, जिसमें आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं, प्लस आपको इजी नोट्स के सारे MCQs मिलते हैं, और प्लस आपको 3 साल के PYQs भी मिल जाते हैं। फिर इससे ज़्यादा आपको अपने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, इसी से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है परचेस करने में, तो 7208053840 इस नंबर पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंग्लिश के पेपर में हम ऐसे करेंगे, जैसे 1 2 एक पेज पर क्वेश्चन होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट उसी पेज से 5 6 7 इस सीरीज से क्वेश्चन आता है। तो हम A1 और 5 2 6 ऐसे करेंगे, जिससे पेज वाइज हमें जो है करने में कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो ये टॉपिक हमने अपने पीवाई पेडागोजी स्पेशल वाली क्लास में किया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या रहेगा? प्लानिंग रहेगा, ट्राई आउट रहेगा, प्रिपरेशन रहेगा, या इवेल्युएशन रहेगा। तो सबसे पहले कोई भी हम स्टेप लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा डिस्कस किया कि पेजेस फिर अप डाउन करने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर अप्रोच इज रिलेटेड टू, स्ट्रक्चर की अप्रोच किससे रिलेटेड होती है? मीन्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ 1 और 2, या लेटर पैटर्न। ठीक है, तो सेंटेंस लेटर का कोई पैटर्न नहीं होता, क्योंकि लेटर से तो वर्ड्स बनते हैं ना। सो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों इंक्लूड होते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच में। मीन्स ग्रामर की जो लैंग्वेज है, या इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज नॉट द डीमेरिट ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच जहां पर आप सिचुएशन में इंग्लिश बच्चों को सिखाते हैं किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ओनली लिमिटेड वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर आर टॉट। डीमेरिट क्या नहीं है? डीमेरिट क्या नहीं है? तो सिर्फ लिमिटेड वोकेबलरी और स्ट्रक्चर टॉट किया जाता है, ये डीमेरिट नहीं है। तो ये तो डीमेरिट है, क्योंकि अगर किसी सिचुएशन पे हम बात करेंगे तो एक लिमिटेड वोकैब ही वहां पर बताएंगे। इट इज यूजफुल फॉर टीचिंग हायर क्लास लर्नर, ड्रिलिंग मेक्स द क्लास अनइंटरेस्टिंग एंड वियरी, या दिस अप्रोच डिमांड्स हाईली कॉम्पिटेंट टीचर्स। तो यही यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, कि ये इसकी डीमेरिट नहीं है, ये इसकी मेरिट है। क्योंकि यहाँ पर टीचर को हाईली कॉम्पिटेंट मीन्स हाईली नॉलेजेबल होना चाहिए उसके सब्जेक्ट में, तभी वो सिचुएशनल अप्रोच को कर सकता है, कि थ्रू बच्चों को इंग्लिश सिखा सकता है। तो ये कोई इसकी डीमेरिट नहीं है, ये तो इसकी क्वालिटी है। ठीक है, या रिक्वायरमेंट यू कैन से। नेक्स्ट आता है, विच अप्रोच डज नॉट अलाउ लर्नर टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज इन लैंग्वेज क्लास। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच, नेचुरल अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो नोट्स में तो मैं जिन लोगों ने परचेस किए हैं उन्होंने ये सब पढ़ा होगा, कि बहुत ही सारे ही टर्मोलॉजी मैंने डिस्कस की हुई है। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब होता है कम्युनिकेशन में आप बच्चों को लैंग्वेज सिखाएंगे, जहां पर कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज का यूज हो रहा है। नेचुरल अप्रोच
तो कोई इस मेन है नहीं, मेन है डायरेक्ट या ग्रामर ट्रांसलेशन। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो पहले के समय में हम लोग इंग्लिश बच्चों को जब पढ़ाते थे तो क्या करते थे, हम लोग ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाते थे। जैसे हिंदी अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हिंदी के पैराग्राफ दिया है और यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम्स में भी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं, उसे बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये एक ट्रेडिशनल मेथड था इंग्लिश सिखाने का, जहां पर सिर्फ इंग्लिश की करेक्ट एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता था कि ग्रामर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अब है डायरेक्ट मेथड। हम लोग बच्चों को इंग्लिश से ही सिखाते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। सो विच अप्रोच डज नॉट अलाउ लर्नर टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज, कौन सी जो अप्रोच है जहाँ पर नेटिव लैंग्वेज यूज बच्चा नहीं करता, दैट इज डायरेक्ट। वो अपनी मातृभाषा या जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसको वो यूज नहीं करेगा। अगर इंग्लिश सीख रहा है तो इंग्लिश से ही सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच हमने पहले भी दिया है, बताया कि स्ट्रक्चर पर मेन फोकस होता है। यहाँ पर गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्पीच एंड रीडिंग, रीडिंग ओनली, स्पीच ओनली या रीडिंग एंड राइटिंग। तो स्ट्रक्चर अप्रोच का मेन जो है फोकस होता है वो स्पीच पर होता है कि आप ढंग से बोल पाए, ठीक है, ये इंग्लिश को लैंग्वेज को यूज करके। excuse me, which approach allows learner to acquire language as baby is do within beginning with silent listening। तो कौन से अप्रोच है जो लर्नर को एक्वायर करने में मदद करती है। जैसे बच्चा है तो वो सिर्फ सुनता है, ठीक है, तो इसमें से बिगनिंग में, ठीक है, उसके बाद वो सुन के उसको बच्चा वैसे ही लैंग्वेज बोलने लगता है। अब जैसे घर में अगर हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोली जा रही है तो इंग्लिश बोलेगा। तो ये भी एक तरह से किस तरीके की अप्रोच होती है। तो दिस इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, मीन्स कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चा सीख रहा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख रहा है, वो कम्युनिकेशन से ही सीख रहा है। नेक्स्ट आता है सिचुएशन अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, हैरोल्ड पाल्मेर एंड एएस हॉर्नगाई ने डेवलप किया था। विच वन इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीईएम अप्रोच, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है अपने जो पेडागोजी स्पेशल क्लास है कि कौन सा आरसीईएम अप्रोच का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो एनालिसिस को उन्होंने हटा दिया है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन के बाद डायरेक्ट उन्होंने क्रिएटिव रख दिया था, जिसमें उन्होंने एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आरसीईएम क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स। अब मैंने अभी बताया कि लास्ट में उन्होंने एनालिसिस वाला हटा दिया। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आरसीईएम अप्रोच बहुत डीप में किया हुआ है पेडागोजी क्लास में, तो आप वहां से समझ में आएगा, आपको दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने लास्ट में क्रिएटिविटी को डाल दिया है, जिसमें उन्होंने एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन को इंक्लूड कर दिया है। Which language learning approach emphasize the practical use of language in real life situation? तो किस तरीके की अप्रोच जो है जहां पर रियल लाइफ सिचुएशन में प्रैक्टिकल यूज की बात करती है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं, कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेशन मीन्स आप डायरेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन में कम्युनिकेट करते हैं और उस अप्रोच से आप लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच की यहाँ पर बात हो जाती है। विच वन इज द बेस्ट मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। सो देखिए इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड जो होता है वो भी हमने डिस्कस किया है पेडागोजी क्लास में, उसे जरूर देख लीजिएगा। और उसी को बेस्ट मेथड माना जाता है टीचिंग ग्रामर। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि जैसे अगर आपको बच्चे को नाउन सिखाना है तो फर्स्ट आप उसका नाम पूछेंगे और बच्चों का नाम पूछेंगे, फिर बिल्डिंग का नाम पूछ सकते हैं, किसी फेमस लोकेशन का नाम पूछ सकते हैं, बाद में आप उसको बता सकते हैं कि ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो दिस इज इंडक्टिव मेथड, मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल पे जाना, एंड डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक पे जाना। नेक्स्ट है विच मेथड फोकस ऑन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली एंड अवॉइड द नेटिव लैंग्वेज इन इंस्ट्रक्शंस। तो टारगेट लैंग्वेज मीन्स जो सी लैंग्वेज हम सिखाना चाहते हैं। तो हमेशा देखिए, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि डायरेक्ट मेथड, आप डायरेक्ट मेथड से बच्चे को सिखाएंगे, उसको किसी भी और लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं देना है, खासकर अपनी नेटिव लैंग्वेज का। अब नेक्स्ट आता है स्कैनिंग इज टेक्निक रिलेटेड टू। तो स्कैनिंग है, स्किमिंग है, ये सब रीडिंग की टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, रीडिंग। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द फोकस इज ऑन पैटर्न प्रैक्टिस, द मैसेज, स्ट्रक्चर एक्यूरेसी एंड यूजिंग करेक्ट फॉर्म। सो पैटर्न प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर एक्यूरेसी है एंड यूजिंग करेक्ट फॉर्म, दीज आर द पैटर्न जहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात होती है। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब है आप अपना मैसेज कैसे कम्युनिकेट कर पाएं। तो फोकस इज ऑन ओनली द मैसेज। तभी आप देखते हैं कि आजकल हमारे जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, ढेर सारी ग्रामर पढ़ा करते थे, टेंसेस पढ़ा करते थे, पूरे उसी में उनका रहता था, लेकिन उनकी स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी। बट आजकल आप देखेंगे जो बच्चे नए स्कूल्स में अब जा रहे हैं वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड के बच्चे होंगे और खूब फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, जबकि उनको ग्रामर का उतना नॉलेज नहीं है।
ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं। तो दिस इज क्या, कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू, डायरेक्ट मेथड के थ्रू वो इंग्लिश सीख रहे हैं, वो ग्रामर को ट्रांसलेट करके नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, विच वन इज नॉट द स्टेप ऑफ हार्बिट्रेरियन अप्रोच, तो ये भी हमने पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन तीनों है। डिडक्शन इज नॉट द स्टेप ऑफ हार्बिट्रेरियन अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स इन मूक, इसमें भी हमने किया हुआ है टॉपिक, यहाँ पर 4 होते हैं टोटल क्वाड्रेंट्स। गेस्चर इज सब स्किल ऑफ, गेस्चर जो है किसकी सब स्किल होती है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये माइक्रो टीचिंग का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है पेडागोजी क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 की बात करेंगे कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन दे विल नर्चर देयर क्रिएटिविटी, शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी एंड एनहेंस देयर फ्लुएंसी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम उनको स्पेलिंग और पंक्चुएशन को इम्प्रूव करने की बात करेंगे, दिस मीन्स इसमें क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, लिसनिंग स्किल्स कुछ नहीं है, इसमें क्या है, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू चेंजेस इन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। तो हमें सबको पता है, कॉग्निटिव नहीं होता, साइकोमेटर नहीं होता, अफेक्टिव डोमेन होता है, प्रोसेस डोमेन तो कुछ होता ही नहीं है। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी हमने पढ़ी हुई है पेडागोजी स्पेशल क्लास में। ओनली 3 ही यहाँ पर डोमेन है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, जहाँ पर अफेक्टिव इज रिलेटेड टू हार्ट, मीन्स इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। साइकोमोटर इज हैंड कह सकते हैं, काइनेस्थेटिक, जहाँ पे आपका मूवमेंट के थ्रू लर्निंग है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, मीन्स माइंड। इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन द टीचर ट्राइज टू, अगेन हमने ये क्वेश्चन टॉपिक किया हुआ है, फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, मेक द लर्नर असेस द टीचर, आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड्स ऑफ द लर्नर इन अ ग्रुप, या मेक द लर्नर बाय क्रैमिंग लर्निंग। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए सेलेक्ट करते हैं, यही करेक्ट आंसर है कि फाइंड आउट द व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, कि हमने कितने हद तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का गोल था, उसको अचीव किया है। ये हम लोग CCE, इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन से फाइंड आउट करते हैं। द मेन एम ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, अब इसका मेन एम क्या है, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू लर्नर, focus on the structure of the target language, emphasize the use of English as a library language, या फिर encourage learners to speak like native speakers of English। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा है कि प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू लर्नर्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वी ऑल नो दैट दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग इज अ प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, सिस्टमैटिक प्रोसेस, प्री टीचिंग प्रोग्राम, या रैंडम एसेस। तो यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, रेमेडियल टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जहाँ पर पहले हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। ये भी हमने डीप में जाके अपनी पेडागोजी स्पेशल क्लास में टॉपिक को भी समझा है। ठीक है, तो पहले डीप में हम जाके डायग्नोस करते हैं कि व्हाट इज द वीकनेसेस ऑफ द लर्नर, और आफ्टर दैट हम लोग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। द रीजनल वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड डायलैक्ट्स, ये हम सब जानते हैं, इसको बोली बोला जाता है। जो रीजनल भाषा होती हैं, अब पर्टिकुलर एक क्षेत्र की जो भाषा है उसको बोली बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स, तो वर्ड्स की कंस्ट्रक्शन को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फोनेटिक्स मीन्स हम साउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है, the direct method emphasize the value of dash training in learning in a foreign language। तो डायरेक्ट मेथड जो है अगर है, दिस मीन्स मेंटल, फिजिकल नहीं, ओरल स्पीच की ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली स्पीकिंग पर फोकस होता है डायरेक्ट मेथड का ज़्यादा। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया कि इंग्लिश को इंग्लिश से ही पढ़ाना है, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ाना है। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डैश ऑफ द पीपल इज नेग्लेक्टेड। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो पहले के ज़माने में होती थी, जिसमें हिंदी को के पैराग्राफ से सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया जाता था, ट्रांसलेट करवाया जाता था, तो बेसिकली उसमें क्या चीज़ नेग्लेक्ट होती थी, स्पीच स्किल्स, राइटिंग और हियरिंग। तो यहाँ पर स्पीकिंग जो है वो इम्पैक्ट होती थी, क्योंकि बच्चे को इंग्लिश की ग्रामर तो बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाता था पब्लिक में जाके। सो बोलने के लिए आपको इस बोलने की ज़रूरत है, मीन्स अगर आपको स्पीकिंग अपनी अच्छी करनी है, दिस मीन्स आपको बोलना पड़ेगा। आपको जितना भी सीख लेंगे उससे आपकी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। द बाइलिंगुअल मेथड वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय, बाइलिंगुअल मेथड का मतलब होता है जहाँ पर 2 लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। किसने अडॉप्ट किया था, डॉक्टर CJ डॉडसन। ठीक है, इनका नाम याद रखना है।
नेक्स्ट आता है इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट द टीचिंग ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो लैंग्वेज टीचिंग की स्टार्टिंग होती थी वो कैसे होती थी, रीडिंग से, राइटिंग थे, स्पीकिंग से या प्रोफेशन से? तो रीडिंग से। बच्चों को पहले रीडिंग कराई जाती थी कि इंग्लिश को आप रीड करें, देन उसको फिर ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द डायरेक्ट मेथड वाज अ रिस्पांस टू। अब देखिए डायरेक्ट मेथड किसका रिस्पांस था? ये था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का, कि जब पहले ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड यानी ग्रामर में ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाया जाता तब उसी का रिस्पांस था कि नहीं, बाद में रियलाइज किया गया डायरेक्ट मेथड से ही हमें चीजें सिखानी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड इज द रिस्पांस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे इन द डायरेक्ट मेथड द फोकस इज ऑन राइटिंग, स्पीकिंग, साइलेंट रीडिंग या लाउड रीडिंग। तो देखिए लाउड रीडिंग मतलब जोर जोर से बोल के बोलना, जैसा कि अभी मैं लाउड रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, साइलेंट रीडिंग मीन्स मन में पढ़ना, स्पीकिंग मीन्स कन्वर्सेशन करना, स्पीक करना, बोलना, एंड राइटिंग। तो डायरेक्ट मेथड का, राइटिंग में डायरेक्ट मेथड का कोई रोल नहीं, डायरेक्ट मेथड का मेन फोकस था स्पीकिंग पर, इंग्लिश स्पीकिंग पर। जैसा मैंने अभी बताया कि आजकल बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाले भी इंग्लिश कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा है, भले उनको ग्रामर उतनी अच्छी इंग्लिश ना आती हो। ठीक है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अटेम्प्ट्स टू टीच इंग्लिश बाय ओनली स्किल्स, रूल्स, फंक्शंस यूज। तो रूल्स हमेशा ग्रामर ट्रांसलेशन में पहले रूल्स ही बताए जाते थे कि ये टेंस, वो टेंस, ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये। ठीक है, तो एडवर्ब, इस सब के बारे में बताया जा रहा है, तो रूल्स बताए जा रहे हैं, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें बताई जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। अब रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, मेथड, सिंटेक्स या ग्रामर। तो फॉर्मुलेट करता है रूल्स एंड प्रिंसिपल, कौन बताता है? वो है ग्रामर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं इन ग्रामर ट्रांसफर मेथड विच इज निग्लेक्टेड, स्पीच, स्किल, राइटिंग, लिसनिंग। तो स्पीच, स्पीकिंग नहीं आ पाती। अ मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग इन विच रूल्स आर गिवन टू द लर्नर फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। तो ये कौन सा मेथड है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, डायरेक्ट या कम्युनिकेटिव। तो जहां पर रूल्स पहले बता दिए जाते हैं फिर एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज होती है, उसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। हमने ये क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि पेडागोजी स्पेशल क्लास, मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मुझे इस पेडागोजी के इस सब्जेक्ट की क्लास करा दीजिए, इस सब्जेक्ट के नोट्स करा दीजिए। तो मैं वही बताना चाहूंगी, बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि पेडागोजी स्पेशल क्लास इज फॉर एवरीवन जिसके पास भी पेडागोजी 2 पेपर हैं अगर सेमेस्टर 2 में, तो दोनों के लिए वो इक्वली बेनिफिशियल है। विच ऑफ द मेथड इज डेवलप्ड अगेंस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? अभी हमने बताया था विच इज द रिस्पॉन्स, दैट इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग? कौन सा क्रिएटिव राइटिंग अगर बच्चे को कराई जा रही है, आजकल बहुत सारे टॉपिक्स पर क्रिएटिव राइटिंग का एक अलग सेक्शन होता है क्वेश्चन पेपर में, तो वहां पर सेल्फ एक्सप्रेशन, कमांड ऑफ लैंग्वेज, रिपीटेशन या नन ऑफ द अबव। तो क्रिएटिव राइटिंग का मेन पर्पस रिपीटेशन नहीं है, बार बार चीजें रट्टा लगवाना कोई उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि बच्चा अपने एक्सप्रेस, आपको सेल्फ में एक्सप्रेस कर सके अपने थॉट्स को, या उसकी लैंग्वेज में ऑफ कमांड का भी यही मतलब है कि जितना ज्यादा वो राइट करेगा, जितना अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा, तो उसकी लैंग्वेज पे कमांड भी उसी तरह से इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं सिंस लैंग्वेज इज टॉट थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन डायरेक्ट मेथड मेक्स यूज ऑफ। अगर लैंग्वेज को हम थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन बताते हैं तो डायरेक्ट मेथड मेक्स यूज ऑफ मैप्स, पॉइंटर, ऑडियो विजुअल एड्स या फ्लैश कार्ड्स। तो डायरेक्ट मेथड हमारा क्या होगा अगर हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं? तो ऑडियो विजुअल एड्स पे बात आएगी। ठीक है, हमने करा भी है कि हम लोग क्या करेंगे कि और बच्चे बोलेंगे भी और साथ में कुछ दिखाएंगे भी। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब दिखाना, कुछ शो करना। तो ऑडियो विजुअल एड्स की यहाँ को हम बताएंगे। ठीक है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी हमने टॉपिक किया हुआ है। चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव गुड बुक्स, प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, इनहेबिटेशन या मोटिवेशन। तो देखिए विदाउट मोटिवेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विदाउट मोटिवेशन कोई कुछ भी नहीं सीख सकता जब तक वो किसी चीज के लिए मोटिवेशन नहीं। अब मोटिवेशन कई तरीके से होते हैं, या तो अब किसी रिवॉर्ड के फॉर्म में मोटिवेशन हो या इंटरनली खुद ही मोटिवेटेड हो इंसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अवॉइडेड इन डायरेक्ट मेथड? तो अगेन डायरेक्ट मेथड पे क्या अवॉइड है? इंग्लिश, मदर टंग, वर्नाकुलर से डायलेक्ट्स। तो मदर टंग को जो है यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड इन। तो बेस्ट किस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं? लाइक अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया गया तो आप किसे उससे बेस्ट किस तरीके से समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं? स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, रीड साइलेंटली, रन फिंगर्स एंड पेंसिल्स अंडर द लाइन्स या रीड द टेक्स्ट लाउड। तो देखिए जब आप शांति से पढ़ेंगे, रीड साइलेंटली, तो अगर आप साइलेंटली रीड करते हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठते हैं, आप ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है,
बट यूनिवर्सिटी ने आई डोंट नो क्यों आंसर ए दिया था, जो कि रॉन्ग ही आंसर था, बट ऑप्शन बी इज करेक्ट यहाँ पर, 42 का बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नोट टेकिंग हेल्प्स द लर्नर टू डेवलप देयर। अब नोट्स बनाना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब नोट्स टीचर क्लास में कुछ बोलते हैं और उसको नोट्स लिखते हैं, दिस मीन्स आप लिसनिंग एंड राइटिंग पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। स्टडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस। इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ने में क्या हेल्प होता है? टू स्पीक लाइक द इंग्लिश, टू रीड शेक्सपियर एंड द पोएट, टू गो अराउंड द वर्ल्ड एज टूरिस्ट, टू ओपन द विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या है? स्टडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज का, टू स्पीक लाइक इंग्लिश नहीं, लाइक द इंग्लिश, टू रीड शेक्सपियर नहीं, टू गो अराउंड द वर्ल्ड एज टूरिस्ट नहीं, तो ओपन विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज हम कर रहे हैं, दिस मीन्स देखिए इंटरनेशनली जो है ग्लोबल लेवल पर इंग्लिश का बहुत वाइडर नेटवर्क ये एरिया में यूज होती है। तो ओपन द विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हम लोग उससे किसी भी तरह का नॉलेज, मतलब वर्ड का नॉलेज लेने में हमारे लिए इजी हो जाएगा। यूजिंग करेक्ट स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पॉज कम्स अंडर द सब स्किल ऑफ। आप करेक्ट स्ट्रेस दें, वर्ड बोलें, देन इंटोनेशन मीन्स पॉज लें प्रॉपरली, या प्रॉपर वो दें, तो वो किसकी सब स्किल में आएगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग में इसका क्या काम है? तो रीडिंग में क्या काम है? आप साइलेंटली रीड करिए। लिसनिंग में क्या काम है? स्पीकिंग, जब आप बोलेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर आप यूज करेंगे। इवेल्युएशन इंडिकेट्स लर्नर्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस इन। इवेल्युएशन जहाँ पे टेस्ट की बात आती है, हम क्यों इवेल्युएट करते हैं? करिकुलर सब्जेक्ट्स, को करिकुलर सब्जेक्ट, बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर, या नन ऑफ द। तो ऑप्शन सी इवेल्युएशन पर भी हमने पेडागोजी स्पेशल क्लास में अपना वीडियो किया हुआ है, बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, टू फॉलो डायरेक्शंस गिवन ओरली इन एबिलिटी इज। अगर ओरली कोई आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, तो दिस मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मीन्स कौन सी एबिलिटी को उसमें आप फॉलो करेंगे? अपनी लिसनिंग। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, तो आप कौन सी एबिलिटी अपनी फॉलो करें? लिसनिंग। विच, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। रिसेप्टिव मतलब देखिए दो, टोटल चार हैं अपनी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो रिसेप्टिव किससे होता है? जब आप सुनते हैं किसी चीज को, या जो है लिखते हैं, और सॉरी रीडिंग करते हैं। तो एल एंड आर इज फॉर रिसेप्टिव। रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब क्या हो गया? लिसनिंग एंड रीडिंग। और प्रोडक्टिव स्किल का मतलब क्या हो जाएगा? जब आप बोलेंगे और राइट करेंगे, तब वहां पे प्रोडक्शन होगा। और रिसेप्टिव मीन्स जहां पर आप चीजें रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्थेटिक सेंस इज डेवलप्ड थ्रू डायलेक्ट, डिटेल्ड प्रोज, नॉन डिटेल्ड प्रोज, पोएट्री या कंपोजिशन। तो एस्थेटिक ब्यूटी कहाँ से आएगी? पोएट्री से आएगी। इन ऑर्डर टू असेस द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर, द टीचर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ। किसकी हेल्प लेनी चाहिए? यूनिट एंड इवैल्यूएशन, टर्म एंड इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या मंथ एंड इवैल्यूएशन। तो जिसने भी क्लास देखी है उनको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्किमिंग इज अ सब स्किल ऑफ। स्किमिंग एंड स्कैनिंग दो बात करते हैं, दोनों रीडिंग की है। तो स्कैनिंग का मतलब ये है कि आप बहुत डीप में जाके किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और स्किमिंग का मतलब है जस्ट आप जस्ट ले रहे हैं, मीन्स ओवरऑल समरी तुरंत बता सकते हैं। तो दीज आर द स्कैनिंग एंड स्किमिंग। ओके, teaching of English in India as a second language has been very important and inevitable since India is a multilingual nation. Indian language books are mostly written in English. English is a foreign language. English is a link and international language. So English क्या है हमारी? is a link है and international language, दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर आर पैसिव, क्वाइट, इंटरैक्टिव या गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सो जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा, पैसिव नहीं, एक्टिव होना चाहिए लर्नर को, तभी इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर लैंग्वेज लर्निंग वाज फॉर्मुलेटेड इन 1968। ठीक है, 1968 में कोठारी कमीशन ने जब दिया था 64 में, देन 1968 में वो अप्लाई हुआ था। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश ये विच इज नॉट ट्रू बताना है, कौन सा रॉन्ग है। तो यस, इंग्लिश लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, ये भी करेक्ट है। इंग्लिश ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स, यस। इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज, यही रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड स्ट्रेसेस ऑन।
फ्लुएंसी, अप्रोप्रिएटनेस, एक्यूरेसी या लिसनिंग स्किल्स। तो एक्यूरेसी, ग्रामर सिखाने पर ज़्यादा जोर रहता है, बोलने पर नहीं उतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स एंड कार्टून फैसिलिटेट्स रीडिंग। कौन सी रीडिंग? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, लाउड या शैडो। तो यहाँ पर आती है एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्सटेंसिव में जो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, मीन्स एंजॉय के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय। होलिस्टिक इवैल्यूएशन कब होता है? यूनिट एंड टर्म एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। मेक द लर्नर असेस द टीचर, आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड ऑफ, या मेक द लर्नर क्रैमिंग। सो यही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पैटर्न इज टॉट। सेंटेंस पैटर्न किसमें पढ़ाया जाता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हो गया, बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप पीवाईक्यूज देख रहे हैं, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट समटाइम्स पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। एक दो 4 पेपर आपके टोटल होते हैं, कोई ना कोई एक पेपर इस तरीके का आता है कि जब तक आपने उसमें डीप नहीं जाके पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए अगर आप पीवाईक्यूज देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि अरे ये तो रिपीट हो रहे हैं या वो, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप सारे जो टॉपिक हैं उनको भी पढ़ के जाइएगा। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी रिपीट होते हैं और उससे आपको एक आइडिया लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस लेवल तक पूछा जा सकता है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर बात की गई है, उनको जरूर आप समझ के जाइएगा। Which of the following events had a significant impact on the development of the English language? तो यहाँ पर है प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन। ठीक है, ये मेन इवेंट है। Which one is not the principle of grammar translation method? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? लैंग्वेज वन इज यूज वाइल टीचिंग, ये तो होता ही है भाई। लैंग्वेज वन जो है आपकी, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको यूज किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेट करवाने के लिए। लर्नर लर्न्स ग्रामर रूल्स इंडक्टिवली, तो इंडक्टिवली नहीं, यहाँ पर क्या होता है, ग्रामर को पहले ही बता दिया रूल को। रोड लर्निंग इज इनकरेज्ड, रोड लर्निंग प्रिंसिपल नहीं है तो अच्छा ही नहीं मनाता। इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, तो ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट पे ये भी होता है, भी ट्रांसलेट कराया जाता है। लर्नर लर्न ग्रामर रूल्स इंडक्टिवली, समटाइम्स इंडक्टिवली, समटाइम डिडक्टिवली, एंड रोट लर्निंग इज एनकरेज्ड। तो विच इज नॉट द प्रिंसिपल, तो ये तो होता ही है कि रोट लर्निंग हो जाती है। इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशन, ये भी होता ही है, हमें बताना है नॉट, कौन सा नहीं है। और ये सो यही होगा, लर्नर लर्न ग्रामर रूल्स इंडक्टिवली। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया टुडे? आज क्या है? इट इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, इट इज अ लिंक लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि इंडिया जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होती है, बिजनेस कॉमर्स में होती है और लिंक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ इज द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड? टारगेट लैंग्वेज ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, the textbook is the only teaching learning material, या language is learned contextually and rules are taught using examples। देखिए रूल्स तो ये डिडक्टिव हो जाएगा, रूल्स जो है एग्जाम्पल को ये नहीं होगा। क्या बताना है हमें, कौन सा डायरेक्ट मेथड का प्रिंसिपल है? तो टारगेट लैंग्वेज ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, ये हो जाएगा। कि जो इंडक्टिवली का मतलब होता है कि हम इंग्लिश के ही जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स दे देकर ही उससे हम जो है ग्रामर बताएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ग्रामर के पहले रूल्स बता रहे हैं फिर हम ग्रामर बता रहे हैं, तो इंडक्टिवली नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज नोन एज, मीनिंग को हम लोग सिमेंटिक में रहते हैं। ठीक है, सिंटेक्स का मतलब सेंटेंस का फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी मीन्स वर्ड का फॉर्मेशन, लिंग्विस्टिक्स तो कुछ मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है, सिमेंटिक मीन्स स्टडी ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग इन सीक्वेंस। तो माइक्रो टीचिंग का टॉपिक भी हमने पेडागोजी वाली क्लास में किया हुआ है। इसके स्टेप्स कैसे होते हैं? ऑप्शन डी है प्लानिंग, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक, देन रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। क्लियर? Which domain of Bloom's taxonomy is related to objectives such as receiving, responding and valuing? So ये तीनों हमारे affective domain के objectives हैं। Clear? Next देखते हैं। Bloom's taxonomy of educational objectives are classified into 3 domains: cognitive, psychomotor and affective. Micro teaching as a scaled down teaching encounter is class size and period. Who gave this statement? तो ये हमने किया हुआ है DW Allen।
स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन साइज एंड टाइम्स फॉर स्किल एक्विजिशन। स्केल डाउन टीचिंग किसे कहते हैं? माइक्रो टीचिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू फिजिकल स्किल। अभी बात की थी काइनेस्थेटिक, फिजिकल, हैंड में क्या होता है? साइकोमोटर डोमेन। दिस इज हेड, दिस इज हैंड, दिस इज हार्ट, एंड प्रोसेस डोमेन कुछ नहीं होता। द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ 1 ईयर एकेडमिक ईयर, तो एकेडमिक पूरे ईयर की प्लानिंग को हम ईयर प्लान करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हम लोगों ने लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ये सब कुछ किया हुआ है पेडागोजी वाली क्लास में। विच इज द न्यूली एडेड ऑब्जेक्टिव इन रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो न्यूली एडेड था दैट इज अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग, नो क्रिएटिंग। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर विद सेवरल सब यूनिट्स एंड टॉपिक्स। तो ये कौन सा होता है? हमारा यूनिट होता है। जो एक यूनिट है वो पूरी थीम पर होती है और उसके नीचे सब यूनिट्स एंड टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द माइक्रो कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में कौन कौन होता है? टाइम स्टूडेंट, मेथड, टाइम। देखिए मेथड नहीं, हम यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं, स्किल पे बात करेंगे, स्किल सिखाई जाती है, ठीक है। तो टाइम स्टूडेंट, टाइम होता है इसका एक, जो टाइम पर भी हमने बात करी है, स्टूडेंट एंड स्किल्स। इन मूव्स द फोर्थ क्वाड्रेंट इज रिलेटेड टू ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट, ई ट्यूटोरियल या वेब रिसोर्सेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। क्लासेस में किया हुआ है, अच्छे से जाके आप उसको पढ़ लीजिएगा। द प्लान ऑफ एक्शन फॉर 1 पीरियड फॉर ट्रांजैक्टिंग स्पेसिफिक कंटेंट एरिया ऑफ द यूनिट। स्पेसिफिक कंटेंट एरिया ऑफ द यूनिट में लेसन प्लान की बात होती है, डायलेंटन प्लान, यूनिट प्लान ये सब नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5R एक्टिविटीज ऑफ OER। OER पर भी हमने वीडियो में किया हुआ है, रिटेन, रीयूज, रिवाइज, रिवॉर्ड। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, रिवार्ड इज नॉट एनी एक्टिविटी। ओके, द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ ट्रांजैक्टिंग 1 यूनिट ऑफ ए सब्जेक्ट। एक यूनिट ऑफ ए सब्जेक्ट के लिए हम यूनिट प्लान बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज मूक रेफर टू। मूक किसका फुल फॉर्म हमने बात करी थी? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा मैसिव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इमीडिएट गोल ऑफ एजुकेशन थ्रू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इज रियलाइज्ड। सबसे पहले इमीडिएट गोल का मतलब होता है, स्पेसिफिक गोल की बात होती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। एम नहीं होगा, स्पेसिफिकेशन नहीं होगा एंड इवैल्यूएशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चा पढ़ना और सीखना लिखना सीखते हैं, एक्वायर सोशल स्किल्स, डेवलप स्पीच साउंड या गेन प्रोफिशिएंसी इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन गेन प्रोफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गेस्चर इज अ सब स्किल ऑफ। गेस्चर किस में होता है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये हमने पेडागोजी व स्पेशल वाली क्लास में माइक्रो टीचिंग वाले पार्ट में किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो रिसीविंग कहाँ पर हो रही है? स्पीकिंग या इसमें तो हम प्रोडक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिंग में हम लैंग्वेज को रिसीव कर रहे हैं। राइटिंग एंड स्पेलिंग अगेन नॉट, इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन अगेन नॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंप्रेसिव लैंग्वेज स्किल इन्वॉल्व। इंप्रेसिव लैंग्वेज, सॉरी इंप्रेसिव नहीं, एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव मीन्स अगेन प्रोडक्टिव, तो जहां पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिसेप्टिव हो गया। प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिटन टेक्स्ट नहीं, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा। ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स स्पीच साउंड, हम यहाँ पर एक्सप्रेस हम अपने आप को कब करेंगे? कौन से स्किल है वो? प्रोड्यूस करें, यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। हम कुछ खुद अपना प्रोड्यूस करें तब हम इसे एक्सप्रेशन मानेंगे, या अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करें। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश इज टू डेवलप गुड हैबिट्स इन पीपल, टू सॉल्व एजुकेशनल डिफिकल्टीज एंड फ्लॉज, टू रिमूव पीपल वीकनेसेस, या नन ऑफ द अबव। तो रेमेडियल टीचिंग कब दी जाती है? आफ्टर डायग्नोस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टू रिमूव पीपल वीकनेसेस, ठीक है। टू सॉल्व एजुकेशनल डिफिकल्टीज एंड लॉज, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आंसर की आई थी उसमें ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था, बट अकॉर्डिंग टू मी ये ऑप्शन रॉन्ग है। टू रिमूव पीपल वीकनेसेस इज द राइट आंसर। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब लैंग्वेज का डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होता है? जेनेटिक फैक्टर ओनली, इन्वायरमेंटल फैक्टर, बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल, या सोशल फैक्टर ओनली। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग।
सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट, टेक्स्ट बुक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमने पढ़ा हुआ है कि आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट ही रेमेडियल टीचिंग की जाती है, जब हम बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, in the context of language development, scaffolding refers to providing support and guidance to help a child learn and communicate effectively, correcting and pointing out the errors in child speech and language production, या using visual aids and gestures to support language learning, या encouraging independent language exploration and self expression। तो देखिए स्कैफोल्डिंग एक काइंड ऑफ हेल्प होती है, सपोर्ट होता है, गाइडेंस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज ऑफ रूल्स ऑफ द नो द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, मटेरियल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, टाइम डिवोटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो रेमेडियल टीचिंग आफ्टर डायग्नोस दी जाती है, बच्चे में किस तरह की लर्निंग डिफिकल्टी है, डिसेबिलिटी है या वीकनेस है। सो अगर हमने कॉज को अच्छे से पकड़ लिया, कारण को समझ लिया, तो सक्सेस जो है ज़्यादा डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशनल डायग्नोस इज कंसर्न विद, एजुकेशनल में जो डायग्नोस होता है वो किस पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर या ऑल ऑफ द। तो जो एजुकेशनल डायग्नोसिस टेस्ट या एवेल्युएशन होता है वो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर तीनों की ही बात करता है, ठीक है, तीनों ही के रिलेटेड होता है, कंसर्न रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री, पोइट्री पढ़ाने का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, टू डेवलप लर्नर्स पावर ऑफ इमेजिनेशन, टू ट्रेन लर्नर्स इन इमोशंस, टू रीड लाउडली, या टू डेवलप एस्थेटिक सेंस। तो कौन सा नहीं है, मीन्स जोर जोर पढ़ाना पोइट्री पढ़ाने का कोई मेन उद्देश्य नहीं है। Holistic assessment should be both formative and diagnostic, summative and prognostic, predictive and formative, या formative and summative। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हमने पढ़ा भी है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, CBCS स्टैंड फॉर, ये भी हमने किया हुआ है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट रीडिंग इज रिलेटेड टू, साइलेंट रीडिंग प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, कंपोजिशन। सो यहाँ पर साइलेंट रीडिंग इज रिलेटेड टू प्रोज, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्बिट्रेरियन लेसन प्लान इज 5 स्टेप लेसन प्लान, ये भी हमने किया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन का कौन सा फंक्शन नहीं है, डायग्नोस, रेमेडियल या प्रिडिक्शन या प्रैक्टिकल। ओके, सो इवेल्युएशन में हमारा डायग्नोस रहेगा, रेमेडियल रहेगा, प्रिडिक्शन, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, ठीक है। सो इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, CCE स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये तो अभी तक हमने ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है, ये हमने किया हुआ है। अ डैश इज अ गाइडलाइन दैट कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज व्हाट लर्निंग एंड हाउ लर्निंग विल टेक्स प्लेस इन योर लेसन। तो लेसन में हमारा आ जाता है लेसन प्लान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। कंटेंट मैप, ऑल ऑफ द अबव, नथिंग इज। नेक्स्ट आता है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट को भी हमने पढ़ा हुआ है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव या इवेल्युएशन। तो विच इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में वैलिडिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, बट इवेल्युएशन नहीं चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए हैं पेडागोजी इंग्लिश के। आपने देखा कि पेपर कैसा आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।